तो मेरे बेटा आज डाउट तो कोई आया नहीं है, तो अगली एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं बेटा। ये हमारी है टोन्स, फंडामेंटल टोन, ओवरटोन, हार्मोनिक वगैरह से रिलेटेड। थ्योरी तो मैं आपको वीडियो भेज के पढ़ा ही चुका हूं। एक बार मेन फॉर्मूले बता दूं और फिर सीधे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 के नंबर 1 जो याद रखना है, यदि कोई स्ट्रेस्ड वायर है, उसके अंदर यदि वेव्स जाती और आती है, यानी कि बेटा स्टैंडिंग वेव बनती है। स्टैंडिंग वेव कब बनती है? एक राइट जाने वाली और एक लेफ्ट जाने वाली, यानी अपोजिट आने वाली वेव सुपर इम्पोज हो जाए, वो भी उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह सब सेम हो, तब बनती है। ठीक, डिटेल में तो आपके पास है सभी क्वेश्चन वगैरह। इसमें आपको पहली फ्रीक्वेंसी जिसे फंडामेंटल टोन कहते हैं, वो होती है 1/12 √T/μ। लेकिन पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हो बेटा कि √T/μ और कुछ नहीं, वेलोसिटी है, तो V/2L। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वायर में जब वेव चलती है? तो बेटा √T/μ, तो आप इसे याद कर सकते हो V/2L। ये मैंने जो बनाई है ये फंडामेंटल टोन नहीं, ये तो एक उदाहरण बनाया है। फंडामेंटल टोन में तो एक लूप होता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गई। फिर इसके बाद आती है, इसके अंदर सारे हार्मोनिक्स होते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी ν1, अगली फ्रीक्वेंसी 2ν1, अगली फ्रीक्वेंसी 3ν1, अगली फ्रीक्वेंसी 4ν1, सारे हार्मोनिक्स बनते हैं। यानी कि फंडामेंटल टोन ν1 है तो फर्स्ट ओवरटोन 2ν1 है, और सेकंड ओवरटोन 3ν1 है, और थर्ड ओवरटोन 4ν1 है। अगले नंबर पर आता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल टोन ये है, और फॉर्मूला होता है बेटा ν1 का V/4L। लेकिन बेटा ये साउंड से बनती है, तो यहाँ V वेलोसिटी ऑफ साउंड है। यहाँ V को √T/μ मत रख देना, यहाँ V क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। ऑड हार्मोनिक्स का मतलब ν1, 3ν1, 5ν1, 7ν1। मतलब कहने का फंडामेंटल टोन तो रहेगी ν1, फर्स्ट ओवरटोन होगी 3ν1, सेकेंड ओवरटोन होगी 5ν1, थर्ड ओवरटोन होगी 7ν1 एंड सो ऑन। तीसरा होता है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर मेरे बेटा सारे हार्मोनिक्स बनते हैं। पहले फंडामेंटल टोन तो होती है इसकी V/2L। यहां भी साउंड ही जाती आती है, तो साउंड का प्रोपिगेशन है, तो V जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो V/2L। इसमें सारे हार्मोनिक होते हैं बेटा ν1, 2ν1, 3ν1, 4ν1 एंड सो ऑन। यदि आपसे कोई कहे फंडामेंटल टोन क्या है? ν1। फर्स्ट ओवरटोन क्या है? 2ν1। सेकेंड ओवरटोन क्या है? 3ν1। अगली ओवरटोन 4ν1। सारे हार्मोनिक्स तो मैंने मेन बता दिए। यूनिसन या रेजोनेंस का मतलब यहाँ पर सेम फ्रीक्वेंसी से है, और बीट्स क्या होती है? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो मेरे बेटा पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5 आपके पास शीट है ही है। टू ट्यूनिंग फॉर्क A and B when excited simultaneously produce 4 beats। दो ट्यूनिंग फॉर्क है, पहला ट्यूनिंग फॉर्क, दूसरा। ये दोनों ट्यूनिंग फॉर्क 4 बीट्स दे रहे हैं। 4 बीट्स का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो 4 है। क्या है 4? फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी डिफरेंस? तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। अब ये कह रहे हैं बेटा फर्स्ट फॉर्क इज इन रेजोनेंस विद क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 16। ये रेजोनेंस में है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर यानी 0.16 मीटर है, के साथ रेजोनेंस में है। while second B is in resonance with open organ pipe। ये ओपन ऑर्गन पाइप के साथ रेजोनेंस में है, दोनों तरफ से खुला हुआ, ऑफ लेंथ 32.5 सेंटीमीटर यानी 0.325 मीटर। रेजोनेंस का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम, और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। फाइंड देयर फ्रीक्वेंसीज। एक बात सुनो, V क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। सबसे पहले ये बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है?
जब भी बेटा ये ना बताया जाए कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए, कौन सी टोन चाहिए, कौन सी ओवरटोन चाहिए, कौन सा हार्मोनिक, तो फंडामेंटल मान के चलना। जब वो कह रहे हैं वो इसके साथ यूनिसन में है, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो होती है V/4L, यानी 4 इंटू 0.16, यानी पहली फ्रीक्वेंसी है V/0.64, जहां V वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब बेटा दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी, B की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो जवाब है ये ओपन ऑर्गन पाइप है। ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L, यानी V/2 इंटू 0.325, यानी V/ कितने हो गए 0.65। ये है इसकी और ये है इसकी। एक बात पता चल गई थी शुरू में ही, उन्होंने कहा था ये दोनों 4 बीट दे रहे हैं, तो बेटा इन दोनों का डिफरेंस 4 है फ्रीक्वेंसी का, तो बड़े में से छोटी फ्रीक्वेंसी माइनस कर दो, बीट में आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो हायर फ्रीक्वेंसी है, यानी ये हायर है, ये लोअर है। हायर में से लोअर को माइनस कर दें तो बीट्स आ रही हैं 4, यानी कि बेटा V/0.64 माइनस V/0.65, इसकी वैल्यू है 4। अब मेरा काम खत्म बेटा, सॉल्व करके V आ जाएगा, यहां से वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल लेना। जब V आ जाएगा तो इसमें रख देना तो ν1 आ जाएगी, और V की वैल्यू यहां रख देना तो ν2 आ जाएगी, तो दोनों फ्रीक्वेंसीज आप लोगों को मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्यूनिंग फॉर्क इज फाउंड टू गिव 20 बीट्स इन 12 सेकंड। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? वो कह रहे हैं 20 बीट्स 12 सेकंड में बन रहा है। यदि 12 सेकंड में 20 बीट बन रहे हैं तो 1 सेकंड में कितने बनेंगे? 20/12, और 1 सेकंड में बनने वाले बीट को ही बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 5/3 बीट फ्रीक्वेंसी। तो ट्यूनिंग फॉर्क गिव्स 20 बीट्स इन 12 सेकंड विद अ फायर। ये किस किस की बीट है? एक ट्यूनिंग फॉर्क है और एक स्ट्रेस्ड वायर है। स्ट्रेस्ड वायर पर जब आपने 14.4 किलोग्राम फोर्स की टेंशन दी तो भी इतनी ही बीट है, और जब आपने 10 किलोग्राम फोर्स की टेंशन दी तो भी इतनी ही बीट्स है। तो किलोग्राम फोर्स होता है 9.8 न्यूटन, यानी लगभग 10 न्यूटन मान लें, तो 14.4 किलोग्राम फोर्स की टेंशन यानी 144 न्यूटन की टेंशन, और 10 किलोग्राम फोर्स की टेंशन यानी 100 न्यूटन की टेंशन। अब एक बार क्वेश्चन सुनिए, ये दोनों 4 बीट देते हैं, वो 5/3 बीट्स देते हैं हर सेकेंड, चाहे टेंशन 144 हो और चाहे 100। एक बात बताओ, जब इसकी टेंशन 144 होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो हमेशा फंडामेंटल लगाएंगे 1/2L√T/μ, तब इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 1/2L√144/μ। ये कब की फ्रीक्वेंसी है? तो जवाब है जब ये 144 न्यूटन की टेंशन है, और जब 100 न्यूटन की टेंशन है तो 1/2L√100/μ। अच्छा अब एक बात सुन, यदि इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये इसके साथ 4 बीट्स देता है, जब इसके साथ 4 बीट्स देता है तो उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी या तो ν+4 होगी या ν-4 होगी। अब वो कह रहे हैं कि 144 पे भी वो 4 बीट दे रहा है और 100 न्यूटन पे भी 4 बीट्स दे रहा है, यानी 144 न्यूटन पे ν+4 होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी इसकी, और 100 न्यूटन पे ν-4 फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कई बच्चे कहेंगे उल्टा क्यों नहीं हो सकता, क्या अब तक 144 न्यूटन पे ν-4 हो और 100 न्यूटन पे ν+4 हो? मेरे बेटा एक बात सुन, ज्यादा टेंशन यानी हायर फ्रीक्वेंसी, कम टेंशन यानी लोअर फ्रीक्वेंसी। मैं समझ गया इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और 4 बीट या तो ν+4 पे मिलेगी या ν-4 पे मिलेगी। अब 144 न्यूटन पे गारंटेड हायर फ्रीक्वेंसी आएगी और 100 न्यूटन पे लोअर फ्रीक्वेंसी आएगी, तो 144 न्यूटन वाली जो फ्रीक्वेंसी है वही ν+4 है, यानी यही ν+4 है, और 100 न्यूटन वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ν-4 है। दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो बेटा ν+4/ν-4 इक्वल टू हो जाएगा 144/100।
मेरा काम खत्म, न्यू निकाल लेना। वो कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क, यानी फॉर्क की फ्रीक्वेंसी न्यू का ही पता लगाना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अगला न्यूमेरिकल, फॉर्मूले याद कर लेना बेटा, ये फॉर्मूले में होने चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मेरे बेटा एक स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है 5 sin पाई एक्स बाई 3 cos 40 पाई टी। ऑब्वियसली ये स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव कब बनती है? जब दो अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई इक्वल एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी वाली अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई वेव मर्ज होती है। तो वो कह रहे हैं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। मैं तुम्हें पहचान बताऊं, यदि आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट जाने वाली पॉजिटिव एक्स की तरफ जाने वाली, और आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स मर्ज होती है, ये दोनों वेव मर्ज होती है, तो मेरे बेटा क्या वेव बनती है, क्या बनती है इक्वेशन? तो जवाब है आर तो कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो ओरली कर, आर तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स माइनस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स, और साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स प्लस कॉस ओमेगा टी साइन के एक्स। दोनों को जोड़ोगे तो 2 साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स बनेगी। समझ में आ गया? और यदि कभी मतलब बात समझने की कोशिश करिए कि बेटा आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स मर्ज हो जाए तो इस फॉर्मेट में आएगी। लेकिन हमारे फॉर्मेट में साइन का मल्टीपल है एक्स वाला, यहाँ साइन का मल्टीपल है टी वाला, तो इसका मतलब जो मर्ज हुई है वो के एक्स माइनस ओमेगा टी और के एक्स प्लस ओमेगा टी फॉर्मेट में है, के एक्स प्लस ओमेगा टी। अब जरा इनमें आर कॉमन लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। जब जोड़ोगे तो 2 साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ये फॉर्मेट बचेगा। तो ये बेटा इन दोनों के मर्ज होने से जो स्टैंडिंग वेव बनती है ये उसकी इक्वेशन है। इसको और इसको जरा कंपेयर करो, साइन में के एक्स है, साइन में पाई बाई 3 एक्स है, कॉस के साथ ओमेगा टी है, कॉस के साथ 40 पाई टी है, और ये 2r है, ये 5 है। अब इसका मतलब मैं समझ गया कि जो हमारे पहला पार्ट का आंसर, ये और ये एक ही फॉर्मेट में है, यानी मर्ज होने वाली वेव की इक्वेशन है आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी पहली वेव। आर कितना होगा, जब 2r 5 है तो आर होगा 2.5, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, साइन के एक्स तो है पाई बाई 3 एक्स माइनस ओमेगा टी यानी 40 पाई टी। ये पहली वेव है, फर्स्ट वेव जिनकी मर्जिंग होगी। सेकेंड वेव क्या है, सिर्फ उसमें ये प्लस है, 2.5 साइन पाई बाई 3 एक्स प्लस 40 पाई टी। आप इन्हें दोनों को ऐड करके देखना, यदि आप इन दोनों को ऐड करते हो यही आएगा। ये दो वेव है, पहचान बता दूं, जहां साइन या कॉस आ जाए वो एक मूविंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, और जहां साइन और कॉस दोनों आ जाए वो स्टैंडिंग वेव है। दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, साइन के साथ भले ही के एक्स हो या साइन के साथ ओमेगा टी हो, इट डजंट मैटर, इक्वेशन अलग अलग हो सकती है। तो पहला आंसर उन्होंने पूछा था कि भाई दो वेव जो मर्ज हुई हैं उनकी इक्वेशन बताइए। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट नोड्स। बेटा तुम्हें मालूम है
जब वेव स्टैंडिंग वेव बनती है तो एक नोड ये होता है, एक नोड ये, और दो नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2 होती है। तो मुझे इस इक्वेशन से λ/2 निकालना है, दो नोड की डिस्टेंस आ जाएगी। अब λ/2 कैसे, 2r sin kx, यानी k की वैल्यू π/3 है और cos ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू 40 पाई है। अब k को यदि मैं 2π/λ लिख दूं तो पाई से पाई कट जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 6 मीटर। लैम्डा आ गया इस वाले से 6 मीटर। अब उन्होंने कहा था दो नोड के बीच का गैप बताइए, तो दो नोड के बीच का गैप क्या होता है बेटा, λ/2, और λ/2 हो जाएगा 6 मीटर का हाफ, यानी कि 3 मीटर। फिर वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन x इज इक्वल टू, तीसरा पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी स्ट्रिंग में जब x की वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर, टाइम है 9/8 सेकेंड। उन्होंने कहा है x एंड y आर इन सेंटीमीटर, तो ये मीटर नहीं सेंटीमीटर है। उन्होंने बाद में बताया कि ये x और y सेंटीमीटर में है, तो मैंने इसे सेंटीमीटर कर दिया। अब इसके बाद बेटा आगे का काम शुरू। सबसे पहले उन्होंने कहा पार्टिकल वेलोसिटी, तो मालूम है पार्टिकल की वेलोसिटी होती है del y/del t। अब ये y है, इसका पार्शियल डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में। अब यदि t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, तो 5 sin πx/3 को तो छुओ मत, सिर्फ जहां t है उसको वेरिएबल मान के उसका डिफरेंशियल होगा, तो cos 40πt का डिफरेंशियल होगा। cos 40πt का डिफरेंशियल होगा -40π sin 40πt। ये हो गया, माइनस का साइन यहां से कंफ्यूज ना करें, इसे बाहर ले जाओ। अब आपको सिर्फ करना क्या है, x की वैल्यू 1.5 रख के, टाइम की वैल्यू 9/8 रख के आंसर निकाल लेना है। जब आप सारा सेंटीमीटर में रखोगे तो वेलोसिटी भी सेंटीमीटर पर सेकंड में ही आएगी। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूसेस, एक ऑर्गन पाइप है वो प्रोड्यूस करता है कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी 400 एंड 800 हर्ट्ज। वो कह रहे हैं कि एक ऑर्गन पाइप है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज दे रहा है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज दे रहा है। ठीक है बेटा, तो इज इट ओपन या क्लोज्ड? तो पहले एक बात बताओ, यदि पहले को न्यू1 मान ले, 400 को न्यू1 मान ले, तो 800 क्या है, 2 न्यू1, यानी कि सारे हार्मोनिक्स आ रहे हैं। यदि ये क्लोज ऑर्गन पाइप होता तो इसके अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते, यानी न्यू1, 3 न्यू1, 5 न्यू1 बताया था ना। अब क्योंकि न्यू1 के बाद 2 न्यू1 आ गया, डबल आ गया, तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप नहीं हो सकता। क्लोज के अंदर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, यानी 1 न्यू1, 3 न्यू1 होता है, 5 न्यू1 होता है, 2 न्यू1 नहीं होता। तो ये बेटा गारंटेड ओपन ऑर्गन पाइप है। क्वेश्चन नंबर 5, if a stressed string which is fixed at both ends has m nodes, एक स्ट्रिंग में यदि m नोड है, देख बेटा ये वेव बन रही है, डैश 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 लास्ट नोड, m नोड है। नोड क्या होते हैं, ये तो पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, चौथा नोड, इस तरह से बढ़ते बढ़ते आखिरी नोड m नोड है। यदि m नोड है तो यानी ये m-1 लूप है, 1 से 2 तक एक लूप, 2 तक एक लूप, 2 से 3 तक 2 लूप। यदि मैं तीसरे नोड पे पहुंचा तो 2 लूपों की लंबाई हो गई, चौथे लूप पर 3 लूप की लंबाई हो गई, m नोड पर जब पहुंचा तो m-1 लूप की लंबाई हो गई। और m-1 लूप की लंबाई क्या होती है बेटा, m-1 λ/2, एक लूप की लेंथ होती है λ/2। क्वेश्चन नंबर 6, इन ओओपी, ओओपी का मतलब आप जब शीट में पढ़ोगे ओपन ऑर्गन पाइप, ये लोग शॉर्ट में लिख देते हैं ओओपी या सीओपी। ओओपी का मतलब है ओपन ऑर्गन पाइप और कुछ नहीं, और सीओपी का मतलब है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो इनका क्वेश्चन है ओओपी हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1400
हर्ट्ज। एक ओपन ऑर्गन पाइप है, मान लो इसकी लंबाई L है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 1400 हर्ट्ज। ठीक, यदि इसकी 30% लेंथ को पानी में डुबा दिया जाए, यानी इसकी 30% लेंथ को 30% लेंथ को पानी में डुबा दिया जाए, यानी कि 0.7L 70% बाहर रहे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पहले एक बात बता, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन ऑर्गन पाइप की क्या होती है? तो जवाब है V/2L। V/12 हो जाएगा 1400 हर्ट्ज, तो V/L कितना हो गया? 2800 हर्ट्ज। V/L ही निकाल लो। अब यहां देखो, अब क्योंकि पानी में डुबा दिया तो अब ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन गया है 0.7L का। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला होता है फंडामेंटल का V/4L, लेकिन जिसकी लंबाई ही 0.7L रह गई, तो 4 × 0.7L, ये है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब इसमें V/L की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं। क्या है V/L की वैल्यू बेटा? 2800। तो 2800 अपॉन 4 × 0.7 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। साफ सीधी सीधी कैलकुलेशन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हुआ है? 6। अब आप आ गए क्वेश्चन नंबर 7 पर। आइएगा क्वेश्चन नंबर 7, क्या दे रहे हैं ये? अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, बीच बीच में देखना पड़ता है कोई वेटिंग रूम में तो नहीं बैठा हुआ। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप, 27 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर long pipe closed at one end, which harmonic mode of the pipe is resonantly excited by 425 hertz source। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर लंबा पाइप है, closed at one end, which harmonic mode of the pipe is excited by 425 hertz source। एक बात बताइए, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी V/4L। V दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 में 340, ठीक है बेटा, अपॉन 4 × L, लेंथ है 0.2 मीटर, तो डेसिमल हटा दो तो ये आ गया। ठीक है बेटा, तो 2 से ये हुआ 1700, 4 चौक 16, ठीक, और 1 10, 4 2 8, 4 5 425 हर्ट्ज। वो कह रहे हैं इसका ये रेजोनेंस में है 425 हर्ट्ज से, तो वो कह रहे हैं कि विल द सेम सोर्स बी इन रेजोनेंस इफ बोथ एंड्स आर ओपन। वो तो होना ही था, ये इसकी फ्रीक्वेंसी 425 है और यदि ट्यूनिंग फॉर्क भी 425 हर्ट्ज का है तो ये तो रेजोनेंस में आ ही जाएगा। अब वो कह रहे हैं यदि इतनी ही ट्यूब को दोनों तरफ से ओपन कर दे तो क्या वो 425 हर्ट्ज से रेजोनेंस में आएगा? मेरे बेटा तब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो जवाब है V/2L। समझ गए? तो ये V/2L होगा तो पहले से डबल हो जाएगा, तो यदि 425 था तो ये 425 का मतलब 850 हर्ट्ज हो जाएगा। तो आप समझ गए कि बेटा रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। एक क्लोज पाइप का थर्ड ओवरटोन और ओपन ऑर्गन पाइप का 6th ओवरटोन, इसका तो थर्ड ओवरटोन और इसका 6th ओवरटोन दोनों इक्वल है, यानी इसकी थर्ड ओवरटोन और इसकी 6th ओवरटोन सेम फ्रीक्वेंसी की है।
तो बताओ लेंथ का रेशियो क्या है, L1 और L2 का रेशियो क्या है। पहले एक बात बता, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, V/4L1। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, V/2L2। लेकिन ये तो फंडामेंटल है। अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतनी, न्यू1 मान लो इसे। फर्स्ट ओवरटोन होगा 3ν1, सेकंड ओवरटोन होगा 5ν1, थर्ड ओवरटोन होगा 7ν1। तो ये न्यू1 है, तो 7ν1 होगा थर्ड ओवरटोन। अब इसकी ये फंडामेंटल टोन है। 6th ओवरटोन पूछ रहे हैं, फंडामेंटल टोन इसको न्यू1 मान लो मन में। यदि ये न्यू1 है तो फर्स्ट ओवरटोन होगा 2ν1, सेकंड ओवरटोन होगा 3ν1, थर्ड ओवरटोन होगा 4ν1, तो 6th ओवरटोन होगा 7ν1। तो इसका 7 गुना। तो कोई नहीं, 7 से 7 कट गया, V से V कट गया, और सॉल्व करके L1/L2 बताना है। तो सबसे आसान क्वेश्चन हो गया बेटा, फाइंड L1/L2। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में a sonometer wire has fundamental tone 150 Hz। सोनोमीटर वायर हो या कोई सा भी वायर हो, वायर की फ्रीक्वेंसी होती है 1/12 √T/μ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। ये दे रखा है 150 हर्ट्ज। अब वो कह रहे हैं बेटा व्हाट विल बी द न्यू फ्रीक्वेंसी इफ टेंशन इज इंक्रीज्ड बाय 9/16, टेंशन इज चेंज्ड बाय 9/16। यानी जो नई टेंशन है 1/2L √T/μ। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक तो लेंथ बदलने जा रहे हैं और टेंशन बदलने जा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, नई फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो वो कह रहे हैं जो नई लेंथ है और नई टेंशन है क्या क्या है, 1/2L डैश √T/μ। तो नई टेंशन पहले की 9/16 है, 9/16 थी, म्यू में कोई बदलाव नहीं हुआ, वायर वही है, और लेंथ इज इन रेशियो 1:2, यानी नई लेंथ पुरानी लेंथ का आधा है। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या होगा, √9/16 को अलग कर लो और ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, उसको भी अलग कर लो। मैंने ये 2 हटा करके न्यूमरेटर में ले आया, 2 को बाहर लिख लिया, √9/16 को बाहर लिख लिया, और 1/2L √T/μ को पहले की तरह से रहने दिया। ये और ये एक ही चीज है, लिखने का तरीका अलग है। अब लेकिन 1/2L √T/μ तो 150 था, तो ये जो है 150 था, तो आपको नई फ्रीक्वेंसी मिल गई, क्या होगी। तो ये क्वेश्चन क्या था कि पहले फ्रीक्वेंसी ये थी, अब लेंथ बदल गई और टेंशन बदल गई। नई टेंशन हो गई है 9/16 ऑफ ओरिजिनल, और नई लेंथ हो गई है L/2 ऑफ द ओरिजिनल। L/2 में 2 ऊपर चला गया, मैंने इन दोनों को जो चेंजेस आए हैं उन्हें अलग लिख लिया और बाकी की वैल्यू रख दी। क्वेश्चन नंबर 10। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपसे कह रहे हैं थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इन यूनिसन विद फोर्थ हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। मेरे बेटा एक क्लोज है, एक ओपन है, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ ओवरटोन नहीं कह रहे, फोर्थ हार्मोनिक सेम फ्रीक्वेंसी में है, तो लेंथ का रेशियो बताओ। मेरे बेटा बताओ, पहली फ्रीक्वेंसी होती है V/4L, ये है फंडामेंटल टोन। फर्स्ट ओवरटोन होती है 3V/4L, सेकंड ओवरटोन होती है 5V/4L, और थर्ड ओवरटोन होती है 7V/4L। 1 3 5 7, 7V/4L, ये है इसकी थर्ड ओवरटोन। भले ही थर्ड ओवरटोन है, हार्मोनिक सेवेंथ कहलाएगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 7 गुना, सेवेंथ हार्मोनिक। हार्मोनिक का संबंध सिर्फ फ्रीक्वेंसी से है। यदि आपने मेरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप वाली और स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर देख लीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये, मान लीजिएगा, मैं दे दूंगा। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है V/2L2। लेकिन फोर्थ हार्मोनिक, तो जब फोर्थ हार्मोनिक कहें तो कोई हिसाब मत लगाना, फोर्थ हार्मोनिक का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 4 गुना। ये दोनों बराबर हैं, तो V से V कट गया, L1/L2 बताइए, तो L1/L2 दैट से निकाल के रख देना कि ये रहा L1/L2।
क्वेश्चन नंबर 11, अ फ्लूट, बांसुरी, जो कि एक ओपन ऑर्गन पाइप होता है, दोनों तरफ से खुला हुआ, 60 सेंटीमीटर लॉन्ग यानी 0.6 मीटर लेंथ है इसकी। ठीक, साउंड, अब ये कह रहे हैं कि बेटा बताइए ओपन, कौन सा होल ओपन किया जाए जिससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 330 हर्ट्ज हो जाए। साउंड की वेलोसिटी को 340 मीटर पर सेकंड मान के चलने के लिए कहा गया है। एक बात सुन, तुम्हें मालूम है बांसुरी में होल बने रहते हैं, यदि इस होल से हवा बाहर निकलने दी, यहां से हवा अंदर आने दी और यहां से बाहर निकलने दी, इसकी फिंगर हटा ली, तो हमारे ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ बस इतनी मानी जाएगी। भाई जब हवा यहां से आई, प्रेशर यहां से आई और यहां से रिलीज हो गया, तो आगे की लेंथ बेकार। जो उंगली उठाते रहते हैं ना बांसुरी बजाते समय, तो वो इसी हिसाब से उठाते हैं कि कौन से होल से हवा निकले। अब यदि ये यहां से निकली तो ये लेंथ है, यही लेंथ बतानी है। ऑब्वियसली 0.6 मीटर का अभी कोई रोल नहीं है। तो ये ओपन ऑर्गन पाइप है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L, V दे रखा है, अच्छा V दे रखा है आपको 340 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी जो मुझे चाहिए वो 330 हर्ट्ज चाहिए, 330 हर्ट्ज। बस हो गया अपना, एल निकाल लेना। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, यदि हम सारे होल बंद कर दें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। सारे होल बंद कर दोगे तो हवा आने का रास्ता और निकलने का रास्ता यही होंगे, यानी इसकी लंबाई 0.6 मीटर होगी, तब उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो V/2L। अब की बार V को रख देना 340 और लेंथ ले लेना पूरी ट्यूब की लेंथ, यानी कि बेटा 0.6 मीटर। तो जैसे ही आप लेंथ को 0.6 मीटर लेते हो आपको आंसर मिल जाएगा। अगला न्यूमेरिकल 11 हो गया। अगला न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 12। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कहा गया है अ ट्यूब 1 मीटर लॉन्ग क्लोज्ड एट वन एंड। एक ट्यूब है जिसकी लंबाई है 1 मीटर, क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक, स्ट्रेस्ड वायर प्लेस नियर टू इट, स्ट्रेस्ड वायर को इसके पास रख दिया। द वायर इज 0.3 मीटर लॉन्ग एंड हैज अ मास 0.01 kg। इसका लेंथ इतनी है, मास है 0.01 kg। ध्यान से सुनो, इट इज हेड फिक्स्ड एट बोथ एंड, इसे दोनों सिरों पे कस दिया गया और फंडामेंटल टोन में बज रहा है। ओके, इट सेट द एयर कॉलम इन द ट्यूब इनटू वाइब्रेशन। जब ये बजेगा ये भी बज गया, दोनों रेजोनेंस में आ गए। तो वो कह रहे हैं बताओ इसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओपन ऑर्गन, वो क्लोज ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/4L। ठीक बेटा, अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने, हाँ दे रखी है 330 मीटर पर सेकेंड, और लेंथ 1 मीटर। तो सॉल्व करके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी न्यू1, निकाल लेना। अब वो कह रहे बेटा इस वायर की टेंशन बताओ। अरे अभी अभी आपने न्यू1 निकाला है, न्यू1 कितना आ गया 330/4 × 1, न्यू1 आ गया। अब इसका न्यू1 भी वही है, लेकिन इसका न्यू1 तो होता है 1/12 √T/μ, लेकिन म्यू कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ को। ये है न्यू1। टेंशन बताइए। अब एक बात बता, क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ और मास दिया हुआ है, लेंथ गिवन, लेंथ और मास दोनों गिवन। न्यू1 जो पहले पार्ट में आया था वही लेंगे। यदि आप वही सब लोगे तो टी को छोड़ के सारा नोन हो गया, और टी को छोड़ के सारा नोन हो गया, तो आप इससे टी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इंक्रीजेस बाय 6 हर्ट्ज जब टेंशन को 44% बढ़ा देते हैं। देन मेरे बेटा 1/12 √T/μ
ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना, न्यू का फॉर्मूला है। अब वो कह रहे हैं कि यदि टेंशन को 44% बढ़ा दें, यानी कि 1/12 अंडर रूट 1.44 टी अपॉन म्यू, 44% बढ़ा दिया तो मतलब टी प्लस 44 अपॉन 100 इंटू टी, यानी 1.44 टी। जब इतना कर दिया तो फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज बढ़ गई, 6 हर्ट्ज बढ़ गई, यानी न्यू प्लस 6 हो गई, न्यू प्लस 6 हो गई। अब वो कह रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, जब कुछ चेंज नहीं हुआ था, जब टेंशन को 44% बढ़ा दिया तो नई फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज बढ़ गई। अब वो कह रहे हैं कि यदि टेंशन को, हाँ, find the change in fundamental frequency of sonometer wire if the length of the wire increases by 20% keeping original tension same। यदि मैं ओरिजिनल टेंशन सेम रखूं, यानी कि अंडर रूट टी अपॉन म्यू, लेंथ को कितने परसेंट बढ़ा रहे हैं, 20%, यानी कि 1.2 L कर रहे हैं भाई, L प्लस 20% ऑफ L 1.2 L, तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश क्या होगी, कितना बढ़ जाएगी। इसलिए तो बाद की बात है, पहले न्यू तो पता चले। आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर देना, डिवाइड 2 बाय 1। तो आप मेरे बेटा यहाँ सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो दिस अपॉन दिस, लेफ्ट को लेफ्ट से करोगे तो अंडर रूट 1.44 इज इक्वल टू न्यू प्लस 6 अपॉन न्यू। समझ में आ रहा है। अब अंडर रूट 1.44 कितना होता है, 1.2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1.2 न्यू बराबर न्यू प्लस 6, तो ये उधर ले जाओ तो 0.2 न्यू इज इक्वल टू 6, तो न्यू कितना आ गया, 6 अपॉन 0.2, डेसिमल हटा तो 60/2, 30 हर्ट्ज। यानी बेटा ये जो पहली क्वेश्चन थी वो 30 हर्ट्ज थी, 1/12 अंडर रूट टी अपॉन म्यू 30 हर्ट्ज थी। अब यदि ये 30 हर्ट्ज थी, काम खत्म, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, अभी काम खत्म नहीं, 30 हर्ट्ज अब याद रखना जरा बेटा। अब पूछ रहे हैं कि यदि ये फ्रीक्वेंसी लेंथ को 20% बढ़ा दे तो नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू डैश कितना होगा। तो एक बात सुन, यहाँ पे 1/2 L अंडर रूट टी अपॉन म्यू को मिटा दो। मैंने क्या हटा दिया, 1/2 L अंडर रूट टी अपॉन म्यू, उसकी जगह 30 रख लो तो न्यू डैश आ जाएगा, न्यू डैश हो गया 30 अपॉन 1.2। तो नई फ्रीक्वेंसी बतानी थी, बता दी। अब नई फ्रीक्वेंसी पहले से कितना बढ़ या घट गई तो कैलकुलेट कर लेना, 30 से 2 बढ़ गई या 2 घट गई, वैसे घटेगी 2 या 3 जो भी आएगा, तो आप इसे चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा कितनी बढ़ घट गई। क्वेश्चन नंबर 14, वो कह रहे बेटा y इज इक्वल टू 0.06 साइन, पहले क्वेश्चन जैसा है, 2 पाई x/3 cos 120 पाई t। ऑब्वियसली ये एक स्टैंडिंग वेव है जिसमें साइन और कॉस दोनों प्रोडक्ट में आ रहे हैं। इसका कंपैरिजन कर सकते हैं 2r sin kx cos ओमेगा t से। अब बताना शुरू करते हैं। पहला, डज द फंक्शन रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग और स्टेशनरी वेव, बेटा बेवकूफ भी बता देगा स्टेशनरी वेव है। दूसरा, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या है हर वेव की, बेटा वेवलेंथ निकालना है तो k की वैल्यू है 2π/3, लेकिन k होता है 2π/λ, पाई से पाई काट दो, 2 से 2 काट दो, तो लैम्डा जो है 3 मीटर है हर वेव की, जो मर्ज हुई उन वेव की। फिर उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी क्या है, तो बेटा ओमेगा, ये है ओमेगा कितना 120 पाई, लेकिन ओमेगा होता है 2π/T, तो 2π 60 टाइम्स कट गया, ये है 1/T, लेकिन 1/T फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 60 हर्ट्ज। अब उन्होंने कहा ये वेलोसिटी क्या थी, तो v न्यू लैम्डा से निकाल लेना, न्यू है 60 और लैम्डा है 3 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आ गया।
अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। जब फ्रीक्वेंसी आ गई, अभी और भी कुछ दे रखा है, अच्छा मैं 15वां पढ़ के 15 14 पे है ना, 14th रह गया, अभी करवा रहा हूँ, ये 15वां क्वेश्चन हो गया है पहले। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि यदि दूसरा पार्ट, जिस वायर में ये स्टैंडिंग वेव बनी है उसकी लंबाई है 1.5 मीटर, मास है 3 इंटू 10⁻⁻2 kg, तो टेंशन क्या है। मेरे बेटा फ्रीक्वेंसी तो निकल गई ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/12 √T/μ, और म्यू कहते हैं बेटा मास पर यूनिट लेंथ को। एक तो फ्रीक्वेंसी को रख देना 60, मास और लेंथ उन्होंने दे रखे हैं, जो भी मास और लेंथ दिए हैं यहां भी रख दो और लेंथ यहां भी रख दो, तो टेंशन के अलावा सब कुछ पता चल गया, तो टेंशन निकल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि बीच में स्किप हो गया था। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और होमवर्क पहले ही पता ही है तुम्हारे को, सारे सॉर्ट दोबारा ट्राई करना, कंसेप्चुअल और थ्योरी, जो भी दिक्कत आए व्हाट्सएप पर लिख करके भेज देना। और आज डॉपलर्स इफेक्ट की वीडियोस देख लेना, क्योंकि कल की एक्सरसाइज डॉपलर्स इफेक्ट पर होगी, साउंड का डॉपलर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू सक्सेसिव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की, ये नहीं कह रहे फंडामेंटल और फर्स्ट ओवरटोन, दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी 1944 और 2592 हर्ट्ज है। यदि साउंड की स्पीड 324 मीटर पर सेकंड है, तो जिस ट्यूब में ये बन रही है वो लेंथ बताओ। ये फंडामेंटल नहीं है, ये फर्स्ट ओवरटोन नहीं है, कोई भी दो लगातार की फ्रीक्वेंसी है। लेकिन मैं तो जानता हूं ओपन ऑर्गन पाइप ही है ना, ओपन ऑर्गन पाइप में पहली होती है न्यू1, अगली होती है 2ν1, 3ν1, 4ν1, 5ν1, यानी दो लगातार की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस न्यू1 होता है। और यदि दो कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस न्यू1 होता है, तो यदि मैं 2592 में से 1944 माइनस कर दूं तो न्यू1 आ गया। जब न्यू1 आ गया तो न्यू1 को रख लेना V/12, क्योंकि ये ओपन ऑर्गन पाइप है, तो न्यू1 तो आ गया, जो भी आया यहां से रख दोगे। V की वैल्यू 324 मीटर पर सेकंड दे रखी है, लेंथ पूछ रहे हैं, तो बस सोचने की बात है कि इसमें तो टिपिकल कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर सम फंक्शंस, पहचानिए कौन सी स्टैंडिंग है कौन सी ट्रांसवर्स। मैंने आपको पहचान बता रखी है, जिसमें sin ωt माइनस kx, sin ωt प्लस kx, या sin kx माइनस ωt, sin kx प्लस ωt, या cos भी हो सकता है, ये सब ट्रैवलिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव जो होती है 2r sin ωt cos kx, या 2r cos ωt sin kx, या 2r sin ωt sin kx, या 2r cos ωt cos kx, यानी दो साइन और कॉस का प्रोडक्ट होना चाहिए, चाहे दोनों साइन का प्रोडक्ट या दोनों कॉस का प्रोडक्ट, तो वो स्टैंडिंग वेव होती है। ठीक है बेटा, तो आपको इनमें पहचाननी है कौन कौन सी है, तो आप बता देना ये कौन सी है। तो ये बेटा आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगली एक्सरसाइज में डॉपलर्स इफेक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।